वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है। हर दिन इसका लाभ उठाते रहिए। लगाते हैं अपना अगला टेस्ट नंबर 291। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 291 तक पहुँच सकते हो। सबको रिवीजन कर डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। किसी अर्थव्यवस्था के बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। बिल्कुल पढ़ने से लग रहा है दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते हैं, बेरोजगारी के कारण दायित्व में बदल जाते हैं और बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है और बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। सूचक। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगार हो गया वो। जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, या जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता, या जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। क्या है मौसमी बेरोजगारी का मतलब। देखिए, ए तो होगा नहीं इसका मौसमी बेरोजगारी का। जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से एक होगा। बताइए क्या हो सकता है। जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, ये नहीं है। इसका आंसर है सी। जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता, इसी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो देखिए, मौसमी बेरोजगारी का तात्पर्य है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं और वर्ष में कुछ कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब जोताई, बुआई, कटाई और गहाई होती है, और कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन इससे पहले कल का जो टेस्ट था उसमें एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है या सुमेलित नहीं है। उसमें एक क्वेश्चन था कि NH7 नेशनल हाईवे नंबर 7 भारत का सबसे बड़ा जो है राजमार्ग है। तो पुरानी एनसीईआरटी की किताबों में वही लिखा है, ओल्ड एनसीईआरटी में, लेकिन उसको थोड़ा अपडेट कर लीजिए, वो चूक गया। क्योंकि वर्तमान में जो भारत का सबसे लंबा हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वो है 44। 7 सेकंड नंबर पे हो गया सबसे लंबा इस समय। ये वाराणसी टू कन्याकुमारी है, बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है, लेकिन ये जाता है कहाँ, ऊपर जम्मू श्रीनगर होते हुए। जम्मू श्रीनगर से कहाँ जाता है, ये कन्याकुमारी जाता है, तमिलनाडु। तो वर्तमान में जो सबसे लंबा, पुरानी एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी में 7 ही लिखा है, लेकिन उसको अपडेट कर लीजिए, 44 है। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट बनाकर किसी भी पेपर में, तो आप 44 ही मारेंगे इसको। 7 दूसरा हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या व्यापार क्षेत्र में। क्या है इसका उत्तर। इसका उत्तर है कृषि, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, होती क्या प्रचंड बेरोजगारी, अगले प्रश्न में पता चल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रश्न बना रखा है। तो भारत में प्रचंड बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रचंड बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है। क्या होता है। गृहिणियों में बेरोजगारी, या 15 से 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी, या फिर जब लोग बड़ी मात्रा में बेरोजगार रहते हैं उसको बोलते हैं, या फिर जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं लेकिन उसको अधिक व्यक्तियों द्वारा करना तथा उत्पादकता में कोई वृद्धि न होना। देखिए, इसी को बोलते हैं प्रचंड बेरोजगारी। मतलब श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है उसमें, तो इसी को बोलते हैं। अच्छा, जो काम 2 व्यक्ति कर सकते हैं उसमें 20 लोग लगे पड़े हैं, तो क्या हो गया। तो गलत है ना ये। तो जो 2 आदमियों का काम है उसमें 20 लोग लगे पड़े हैं। ऐसा कृषि में अधिकतर होता है, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित मतलब काम करते हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है,
और किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, इसमें 3 लोग क्या हैं, अतिरिक्त हो गए, क्या हो गए, एडिशनल हो गए। इन 3 लोगों के द्वारा किया गया अंशदान पाँचों लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः 3 लोग जो हैं वो प्रच्छन्न रूप में नियोजित होते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तो इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सकीय सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। वो क्या हो सकता है, शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य प्रशिक्षण के रूप में। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अच्छे स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र को पहचानिए। कौन कौन से इसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, वानिकी भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, मत्स्य पालन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में है, उत्खनन और विनिर्माण जो है वो सेकेंडरी में है, द्वितीय क्षेत्रक में है। तो 1 2 4 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। तो विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है, वानिकी आती है, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, मुर्गी पालन करना, और खनन भी आता है प्राथमिक क्षेत्र में। अगर बात की जाए द्वितीय क्षेत्र की तो उत्खनन और विनिर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र में है। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत टर्सरी क्षेत्र कौन से, मतलब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है इसमें। शिक्षा, व्यापार, बीमा, स्वास्थ्य, विनिर्माण। तो विनिर्माण तो अभी हो गया है ना, ध्यान दीजिएगा। विनिर्माण और उत्खनन सेकेंडरी क्षेत्र में, खनन और उत्खनन को अलग करना। जो खनन है वो प्राथमिक क्षेत्र है, जो उत्खनन है वो द्वितीय क्षेत्र में है। अब ट्रेड द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में, शिक्षा तृतीय क्षेत्र में, बीमा तृतीय क्षेत्र में, स्वास्थ्य तृतीय क्षेत्र में। तो 1 2 4 1 2 4 डी हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखिए, आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में व्यापार आता है, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सेवाएं आदि जो हैं वो शामिल हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस आर्थिक क्रिया में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। उपर्युक्त कथनों में किस प्रकार की आर्थिक क्रिया के संदर्भ में है। यह इस कर लीजिए इसको। उपर्युक्त कथन जो है वो किस प्रकार की आर्थिक क्रिया के संदर्भ में है। बाजार क्रियाएं, गैर बाजार क्रियाएं, बाजार क्रियाएं, गैर बाजार क्रियाएं, दोनों के लिए, उपरोक्त में से किसी के लिए भी नहीं। तो दोनों के लिए तो नहीं है ये है बाजार क्रियाओं के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में क्रियाकलापों के फलस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, बताइए। 5 से 10, 6 से 12, 6 से 14 या 5 से 18। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। 5 से 10 तो है नहीं है, 5 से 18 भी नहीं है, ये है 6 से 14 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वर्ष 2002-2001 में घोषित तथा
वर्ष 2001-2 में शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम एवं स्कूल लोटो शिविर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था इनमें? अनपढ़ महिलाओं को शिक्षित करना, अनपढ़ वयस्क महिलाओं को शिक्षित करना था क्या? प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना, या बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, या फिर शिविरों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना क्या था? देखिए, स्कूल लोटो शिविर और सेतु पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य था वो है प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना। यही था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो प्राथमिक स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, जिनका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय किस वर्ष से कम शिशु की मृत्यु से है? 1 वर्ष से कम, 2 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, 1 से 3 वर्ष से कम। देखिए, ऐसे प्रश्न हैं कि इनको बेसिक नॉलेज में भी आपको पता होना चाहिए, चाहे आप सिविल सेवा या पीसीएस की तैयारी में लगे हों या ना लगे हों, कि शिशु किसको कहा जाता है। तो 5 वर्ष का बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है, 2 वर्ष भी नहीं है, यह है 1 वर्ष से कम, याद रखिएगा। तो देखिए, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु से है। जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। 12वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? बताइए, कौन है बेरोजगार इनमें से? जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, या फिर जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार ही नहीं मिलता, या जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता, या जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता। कौन बेरोजगार है इसमें? तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए, डी वाले को। जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता। सी भी नहीं होगा, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता। इन दोनों में से इसका आंसर है क्या है? जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, या फिर जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं? कौन सी जनसंख्या ऐसी है जो सक्षम है, जो कार्य करती है, जो प्रति व्यक्ति आय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाती है? देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तो वैसे ही मना कर रखा है, कारखाने में काम नहीं करेंगे ये। मतलब 14 वर्ष से कम है ना कारखानों में, तो 6 वर्ष के बच्चे भी शामिल हो गए उसमें। और बाकी 1 से 5 तो छोटे हो गए, और 1 वर्ष से कम तो शिशु हो गए। ये तो वैसे भी नहीं करते कुछ। अब बात आती है 18 से 60 इसका आंसर हो सकता है लेकिन है नहीं। 21 से 60 हो सकता है लेकिन है नहीं। 14 से 59 हो सकता है लेकिन 1 साल से चूक गया। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। इस आयु वर्ग को बोलते हैं सक्षम, मतलब जो कार्य कर सकती है। श्रम बल जनसंख्या इसी को बोलते हैं 15 से 59। 60 तो कर रखी है ना कि हाँ भाई 60 में रिटायरमेंट वाली एज आ जाती है, लास्ट चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा रखी है, 65 कर रखी है। हाई कोर्ट में इसको अधिकतर बैठने का काम है, निर्णय देने का काम है, वहाँ पर तो 62 कर रखा है इस चीज़ को। सुप्रीम कोर्ट में इसको 65 कर रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट आजकल किसी किसी को 55 में रिटायर कर दे रही है, अधिकतर 60 है वैसे। तो देखिए, श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी जो उम्र है वो 15 से 59 वर्ष के बीच होती है। तो अर्थव्यवस्था के कुछ 13 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी सिविल सेवा में होने वाली परीक्षा के लिए, और उससे भी कहीं ज़्यादा फेवरेट हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के। उसमें इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।